डिस्पाइट दे रहा है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को, जो एक समय पर जिनको बहुत पैसा लगाना पड़ा था मार्केट में क्योंकि एफआईएस काफ़ी बेच रहे थे। उससे पहले 5 महीने का फेज आया जिसमें एफआईएस ने लगातार बेचा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मार्केट उन 5 महीनों में भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। मतलब बहुत लोग कंपेयर कर रहे थे 2008 के क्राइसिस से कि उतनी एफआईआई सेलिंग में लास्ट टाइम तो हम 60% गिर गए थे पीक से, इस बार हम हार्डली 18% गिरे फ्रॉम पीक टू बॉटम। तो क्या ये एक तरीके से अब रिलीफ दे रहा है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को थोड़ा सा? और ये क्यों हो रही है इतनी बाइंग, क्यों हो रही है? ये लॉन्ग ओनली फंड्स हैं या एक मोमेंटम चेजिंग ईटीएफ्स हैं आपके हिसाब से? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आई थिंक सबसे बड़ा नमस्कार मीडिया को और रिटेल इन्वेस्टर्स को। आज एफआई ने इतना माल लास्ट 18 महीने में $35 बिलियन का माल बेचा, बट द कॉन्फिडेंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स का था और जो एजुकेशन आप लोगों ने दिया है कि भाई बने रहिए, बिल्कुल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आई थिंक जितना भी फॉरेनर्स ने माल बेचा पूरा का पूरा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है, बिकॉज इन्वेस्टर ने उनको पैसा दिया। आई थिंक वो कंटिन्यू रहने वाला है। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी स्लो डाउन देयर। और मैं कहता हूँ ना, ये बोलते हैं ना, ये इवोल्यूशन के स्टेज से मैच्योरिटी की स्टेज पे इंडियन इन्वेस्टर आ गया है कि भाई ये देश में ग्रोथ है, इसमें आप पैसा लगाते रहिए, आपका 12-15% रिटर्न हर साल बनते जाएगा। अब आते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो लास्ट 18 महीने 2 साल बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। कोरोना से उबर रही थी और फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन्फ्लेशन 30-40 ईयर हाई पे था, इंटरेस्ट रेट्स इतना जोर से बढ़ गया, और फिर जब सब स्थिति सुधर रही थी तो यू हैव सिलिकॉन वैली बैंक और भी दूसरे रीजनल बैंक्स, क्रेडिट स्विस जैसी इतनी बड़ी बैंक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई। तो आई थिंक इन्वेस्टर ने, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है। अब जो मुझे दिखता है, और मैं यूएस भी जाके आया, मैंने एक नोट भी इशू किया था, बहुत क्लियर है कि ड्रैगन से हमें एलिफेंट पे मूव होना है। तो ड्रैगन इज चाइना, एलिफेंट इज इंडिया। कि भाई कैसे हम थोड़ा थोड़ा हमारा जो एक्सपोजर है चाइना से हम दूसरे कंट्रीज में मूव करें, और उसमें इंडिया इज अप देयर। और ये मूवमेंट इज नॉट ओनली इक्विटी मार्केट, इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमी। तो टिम कुक एप्पल वाला इंडिया आया था, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स देके गया कि दे वांट टू मेक इंडिया दो सेंटर खोल के चले गए यहाँ पर। टेस्ला वाला बात कर रहा है, इतने सारे इंजीनियरिंग कंपनीज बात कर रही है बड़ी बड़ी। और फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी बहुत क्लियर है, वो दिख ही रहा है ना हमको। रोज $200 मिलियन की बाइंग हो जाती है कि मनी इज मूविंग। तो अब क्या हो रहा है ना, पहले इमर्जिंग मार्केट वाज अ बिग एसेट क्लास, उसमें चाइना का वेटेज था 30-35-40%, इंडिया का वेटेज था 10-12%। अब जो फंड लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में, वो हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, कि भाई हमको इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालना है लेकिन चाइना नहीं चाहिए हमको। तो जैसे आपने चाइना को निकाल दिया, इंडिया का वेटेज वो वाले फंड में 40-40% हो जाता है। तो आई थिंक सम मनी इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट। और लास्ट जो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स जो पहले बहुत ही प्रचलित थे, वो बीच में फैशन नहीं था उनका, अब इंडिया स्पेसिफिक फंड भी आ रहे हैं। सर हमको भी पैसा मिला है बाहर से एज अ स्मॉल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैं अगेन जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि बड़ा एलोकेशन होगा। तो देयर इज एपेटाइट फॉर इंडियन इक्विटीज। तो फिर क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय, एक बबल का, एक ओवर वैल्यूएशन का, एक क्योंकि इतना पैसा आएगा तो वो स्टॉक्स तो लिमिटेड ही है। बट अभी तो शुरू ही है, अभी तो ट्रेन शुरू हुई है, आप अभी से रुकने की क्यों बात कर रहे हो? रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ एक मेल्टअप, एक बबल फॉर्म। तो आने दो ना, अच्छा है। अभी तो इन्वेस्टरों के लिए, जिसने अभी पैसा डाला है उनके लिए तो अच्छा ही है। अभी तो बहुत दूर है हम, अभी बहुत दूर है उससे। बबल 30-40-50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं। 17 पी में कहाँ से बबल हो गया? ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हो सकता है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो बिना वैल्यूएशन को देख के खरीदे हैं उनको उसका फल भी मिल रहा है। लास्ट 1-2 साल में वो नहीं चले हैं शेयर। अभी भी हमने देखा है काफी शेयर जो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा हो गए थे और जिसमें रिजल्ट डिसअपॉइंट हुए, वो आधे हो जाते हैं। तो एज इन्वेस्टर्स यू हैव टू बी केयरफुल। एक